हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास का एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि होगा मौर्योत्तर काल, मीन्स पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अब ये जानना है कि मौर्य काल का पतन कैसे हुआ। पिछले वीडियोस में हमने मौर्य काल को पढ़ा था, तो मौर्य काल का पतन कैसे हुआ, क्योंकि जिस तरह मौर्य काल में दो शासक बहुत ही शक्तिशाली थे जिन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार जो इतना फैला हुआ था, पश्चिम तक जो है अफगानिस्तान तक था, उसको अच्छे से समेटे रखा, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक कर पाए। उस तरह के शासक नए जो थे वो नहीं बने, इतने शक्तिशाली राजा नहीं बने। तो जो मौर्य शासक लास्ट होता है बृहदत्त, उसकी हत्या उसी का ही सेनापति कर देता है जो कि पुष्यमित्र शुंग था, और उसकी हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना करता है जो कि होता है शुंग वंश। तो इस तरह से मौर्य काल का पतन हो जाता है, क्योंकि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शक्तिशाली और मजबूत राजा नहीं मिले। अब बात ये आती है कि जब इतना बड़ा क्षेत्र विस्तार था मौर्य साम्राज्य को, उसको समेटना एक वंश कर पाता या नहीं। तो जो मौर्योत्तर काल में नए नए वंश उभर करके आए, एक के बाद एक, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इसी तरह कोई भी मौर्य साम्राज्य की तरह नहीं था जो कि इतना क्षेत्र विस्तार अच्छे से संभाल सके। तो जब वो नहीं संभाल पाए तो जो बाहरी आक्रमण हुए, तो बाहर के जो विदेशी आक्रमण हुए, उन्हें भी एक मौका मिला भारत में आक्रमण करने का। तो इसी तरह जो समकालीन जो शासक चले वो विदेशी शासक भी हुए। तो मौर्योत्तर काल में हम दो शासकों के बारे में पढ़ेंगे, एक देशी शासक और एक विदेशी शासक। देशी शासक में हम पढ़ेंगे शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, और उसके बाद लास्ट चौथा वंश जो था वो था चेदी वंश या महामेदवाहन वंश। तो ये जो चार वंश थे वो इसी के समकालीन जो चल रहे थे अलग अलग क्षेत्रों में, वो थे विदेशी शासक जो कि अलग अलग विदेश से जो है भारत आए थे, बाहर से जो भारत आए थे। उनमें सबसे पहले आते हैं इंडो ग्रीक, दूसरे शक, तीसरे पार्थियन या पल्लव, और चौथे कुषाण वंश। तो आज जो टॉपिक होगा वो जो होगा मौर्योत्तर काल में देशी शासक का होगा। सिर्फ हम आज इस टॉपिक में देशी शासक के बारे में पढ़ेंगे। अगली जो वीडियो आएगी मौर्योत्तर काल की, उसमें हम विदेशी शासक पढ़ेंगे। तो चलिए अब टॉपिक शुरू करते हैं। अब हमें ये सबसे पहले ये जानना है कि मौर्योत्तर काल की जो है जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जानकारी में जब भी हम बात करते हैं तो पहले साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत की करते हैं। तो जो साहित्यिक स्रोत हैं वो वायु पुराण और मत्स्य पुराण, और जो हर्षचरित है जो कि बाणभट्ट की रचना है, वो उससे भी जो है मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। अब जो देखिए, जो बाणभट्ट थे वो हर्षवर्धन के दरबार कवि थे, जो हम बाद में पढ़ेंगे, वर्धन वंश में पढ़ेंगे। पर देखिए, होता ये है कि जो दरबारी कवि होते हैं किसी भी शासक के, तो वो पिछला ही इतिहास लिखते हैं, या अगर लिखेंगे भी उन्हीं के राजा के बारे में लिखेंगे तो पर उन्हीं का ही बीता हुआ काल लिखते हैं, भविष्य की नहीं लिख सकते। अगर भविष्य की लिखेंगे तो वो एक सिर्फ कल्पना मात्र होगा, उसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। तो जो इसी कारण जो हर्षचरित जो कि बाणभट्ट की रचना है, वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और उन्होंने भी शुंग वंश की जानकारी जो है उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है अपनी हर्षचरित में। पतंजलि का महाभाष्य। अब जो पतंजलि हैं वो तो खैर शुंग वंश से ही संबंधित है, जो कि पुष्यमित्र शुंग के ही दरबारी कवि थे। मालविकाग्निमित्रम, जो मालविकाग्निमित्रम है वो कालिदास की रचना है, और ये कालिदास की पहली रचना है। अब इसमें जो है अग्निमित्र और मालविका के प्रेम विवाह के संबंध में जो है वर्णन है, और इससे भी जो है मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। दिव्य वेदांत से भी मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। अब जो है पुरातात्विक स्रोत बेसनगर का अभिलेख, अयोध्या का अभिलेख, भरूच का लेख, नासिक अभिलेख जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, और नानाघाट अभिलेख जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। तो ये हो गई जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है मौर्योत्तर काल की। चलिए आप स्टार्ट करते हैं
वंश के बारे में, जो कि मौर्योत्तर काल के देशी वंश आए, देशी शासक आए। तो उसमें सबसे पहले आते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना 185 बीसी में होती है और ये 75 बीसी तक इनका शासन रहता है। तो एक मैंने बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में बृहदत्त, जो कि मौर्य शासक का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। अब संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। इनकी राजधानी थी जो कि विदिशा थी। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इन पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है हर्षचरित, जो कि पर्ण भट्ट की रचना है। अब कुछ फैक्ट्स देखिए जो कि मैंने अभी बताया। जो पतंजलि हैं वो पुष्यमित्र के दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैंने जो भी मैं दरबारी कवि बता रही हूँ, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो रेलवे के पेपर होंगे, एसएससी के पेपर हैं, चाहे स्टेट पीएससी कोई भी कमीशन का पेपर है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन करके आते हैं। एक और चीज़ देखिए, पुष्यमित्र ने मिनांडर, जो कि एक हिंदू यूनानी शासक था, यानी कि हम इन्हें इंडो ग्रीक भी कहते हैं, उन्हें पराजित किया था। अब इनका जो सामना हुआ वो यवन के शासक के साथ भी हुआ। वो भी इस समय आक्रमण करते हैं, जैसे कि चित्तौड़ पे और अयोध्या पे, पर ये इन्हें भी पराजित कर देते हैं। अग्निमित्र जो कि इसके दूसरे शासक थे, तो इनकी मैंने अभी बताया मालविका अग्निमित्र, जो कि कालिदास की रचना है, उसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम विवाह के का वर्णन है। अब जो कालिदास है, कालिदास भी मैंने बताया कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त काल के जो शासक हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी, तो उनके दरबारी कवि थे। उन्होंने भी जो इतिहास लिखा, तो वो पिछला इतिहास लिखा। उन्होंने भी मालविका अग्निमित्र में शुंग वंश की जानकारी दी। तो जो दरबारी कवि होते थे राजा के शासन में, तो वो पिछला इतिहास भी लिखते थे। अब चलिए इसके अंतिम शासक की बात करते हैं, देवभूति। तो अब इसमें और भी शासक हुए। पुराणों से इसमें और भी शासकों के बारे में मिलता है, जैसे वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, इन सब के बारे में भी मिलता है, पर इतनी विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, इसलिए एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं बने हैं अभी तक। तो आपको एक अंतिम शासक याद रखना है शुंग वंश का, जो कि है देवभूति। अब चलिए कुछ इसमें और फैक्ट्स देखते हैं शुंग वंश से। स्तूप में पत्थर की रेलिंग जो मौर्य काल में लकड़ी की थी। मैंने बताया था जो स्तूप होते थे इस तरीके से होते थे और इनकी प्रोटेक्शन जो थी मौर्य काल में लकड़ी से की जाती थी। अब जो है शुंग वंश में ये पत्थर की हो गई। वैष्णव धर्म का उत्थान का काल। अब देखिए अशोक के टाइम पे, अशोक के समय पे उन्होंने बहुत ज़्यादा धर्म प्रचार किया था, बौद्ध धर्म का, और अपने कहीं अभिलेख से भी उनके बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब ये वैष्णव धर्म का उत्थान क्यों हुआ इस काल में? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पतंजलि का। जो पतंजलि इन्हीं के दरबार में रहते थे, तो ये वैष्णव उपासक थे, तो इन्हीं के कारण जो है वैष्णव धर्म को बढ़ावा मिला और जो बौद्ध धर्म है वो पीछे छूटते गए। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, जो इन चार वंश हैं, जो चार वंश हम इसमें पढ़ रहे हैं आज देशी शासक में, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश, ये तीनों जो वंश हैं वो ब्राह्मणवादी वंश है। इनको ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन कभी आता है, इन चारों को ऑप्शन में दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा ब्राह्मण वंश नहीं था, तो आपको चेदी वंश में टिक करना है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्राह्मणवादी थे, कट्टर ब्राह्मणवादी थे। इसके कारण इन्होंने जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म को पीछे छोड़ा और एक बार दोबारा से वैष्णव धर्म की प्रचार प्रसार हुआ और बढ़ावा दिया गया। अब अंतिम शासक के बारे में मैंने बता दिया। ये जो काल था इसमें मनुस्मृति की रचना भी हुई, जो कि सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। अब चलिए शुंगकालीन कला के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। विदिशा का गरुड़ स्तंभ जो कि
कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भाजा का चैत्य एवं विहार जो कि महाराष्ट्र में है। अब चैत्य किसे कहते थे? मैंने बौद्ध धर्म में बताया था, जो पूजा घर होता था, और विहार जो कि भिक्षुक का निवास स्थान होता था। अजंता का नववा चैत्य मंदिर, ये भी महाराष्ट्र में है। नासिक तथा काले के चैत्य, ये भी महाराष्ट्र में। मथुरा से कहाँ क्या मिली? बहुत ज़्यादा यक्ष और यक्षिणियों की मूर्तियाँ। तो ये कुछ शुंगकालीन कला है, कभी इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए देख लीजिएगा। अब चलते हैं कर्ण वंश की ओर। तो कर्ण वंश जो कि शुंग वंश 75 BC तक चला, तो अब कर्ण वंश की स्थापना होती है 75 BC से 30 BC तक। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बने हैं, बस संस्थापक पूछेंगे। संस्थापक वसुदेव हैं इसके, और शुंग वंश के अंतिम सम्राट देवभूति की हत्या करके वसुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में कर्ण वंश की नींव रखी। अब देखिए, देवभूति को इन्होंने मारा था, हत्या की थी। तो जिसमें देव पहले आ रहा है तो वो पहला शासक था, और जिसमें वसुदेव, इसमें देव पीछे बाद में आया, तो वसुदेव बाद में आया, और यही जो है कर्ण वंश के संस्थापक थे। छोटे छोटे नाम है, इसलिए कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए जो देवभूति जिसमें देव पहले आया है वो पहले शासक, और जो वसुदेव है उसमें देव बाद में आ रहा है, इसके कारण इसको ये जो है देवभूति के बाद के शासक थे। अब इसमें कर्ण वंश में सिर्फ 4 शासक हुए, वसुदेव, नारायण, भूमिमित्र और सुशर्मन। तो अंतिम शासक के बारे में पूछा जाएगा, कर्ण वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक जो थे वो सुशर्मन थे। तो बस इससे 2 ही क्वेश्चन आएंगे, या तो संस्थापक पूछा जाएगा या तो अंतिम शासक पूछा जाएगा। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि पढ़ने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की स्थापना होती है 30 BC से 250 AD। अब देखिए ईस्वी तक बढ़ गया है, 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक। इसके संस्थापक सिमुख। तो कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके 30 ईस्वी पूर्व में सिमुख ने सातवाहन वंश की नींव रखी। अब इसके संस्थापक कैसे याद करने हैं? तो सातवाहन से सिमुख, ऐसे कुछ रिलेट करके याद करिएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे नाम हैं, वंश भी ज़्यादा नहीं रहे, इनका जो समय था वो ज़्यादा नहीं था, जितना कि पहले जो वंश आए उभर करके आए थे उनके जो काल थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो इनके इतने ज़्यादा नहीं थे, और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं पूछे जाते। बस इससे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनकी राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र में है, और इसके एक प्रमुख शासक थे जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया और बार बार पूछा गया है, जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, जिनकी जो जानकारी मिलती है वो नासिक अभिलेख से मिलती है, जो कि उनकी माता का अभिलेख है गौतमी बलश्री का। और इसमें कुछ ऐसी भी जानकारी मिलती है कि जो इनके घोड़े थे उन्होंने 3 समुद्रों का पानी पिया था, कुछ इस तरह की जानकारी मिलती है। और इन्होंने जो है उपाधि धारण की थी, एक वेणकटक स्वामी की, एक राजा राम की और एक विंध्य नरेश की, तो इसको भी ध्यान में रखिए। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को भी हराया था। अब मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जो विदेशी शासक थे तो वो भी इनके ही समकालीन चल रहे थे, तो शक शासक जो आएंगे बाद में मैं पढ़ाऊंगी, तो उनमें से जो एक शक शासक था नहपान, उसको भी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने हराया था। इस सातवाहन में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा चलाई, और ये कहाँ से मिलता है? नानाघाट अभिलेख से, तो ये जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। तो ये जो भूमि दान देने की प्रथा थी ये बाद में सामंती प्रथा बन जाती है आगे चलकर, जैसे हम गुप्त काल में पढ़ेंगे। तो जो ये सामंती व्यवस्था होती है, इसमें जो भूमि का स्वामी होता है वो अपनी भूमि को जो उसमें सेवा करने के लिए उनमें दास लगा देते हैं, तो इसको सामंती व्यवस्था बोलते हैं। और ये जो गुप्त काल में है वो बहुत चरम तक पहुंच गई थी। तो ये जो है हम आगे पढ़ेंगे, तो यहीं से जो मौर्योत्तर काल है यहीं से जो है सामंती व्यवस्था की शुरुआत होती है। अब सातवाहनों ने जो सिक्के चलाए वो चलाए सीसा, चांदी, पोटीन, कांसे, इन सब के सिक्के उन्होंने चलाए थे। और अगर सबसे ज़्यादा सिक्के की बात की जाए तो
शीशे के सिक्के। तो सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए सबसे ज़्यादा। सातवाहन संभवतः मात्र सत्तात्मक थी, परंतु राजा पितृ सत्तात्मक थे। अब ये कैसे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः मात्र सत्तात्मक थी? क्योंकि जो भी इसमें राजा हुए वो अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाते थे। जैसे मैंने अभी बताया, प्रमुख शासक जो थे गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, तो गौतमी उनकी माता का नाम था। तो इसके कारण इतिहासकार जो भी हैं जिन्होंने लिखा है वो यही अंदाजा लगाते हैं कि जो परिवार था वो मातृ सत्तात्मक था, पर जब राजा बनने की बात आती थी तो फिर पितृ सत्तात्मक हो जाता था। अब इसमें थोड़ी सी कला की बात करते हैं सातवाहन की। तो काल्य चैत्र और इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है और अमरावती में बहुत ज़्यादा कला का विकास हुआ, ये सातवाहन के टाइम पर हुआ। अब लास्ट वंश की बात करेंगे, चेदी वंश की। तो चेदी वंश के संस्थापक जो थे वो थे महामेतवाहन। तो इनको महामेतवाहन वंश भी कहा जाता है। और इसके सबसे शक्तिशाली जो राजा थे वो खारवेल थे। ये खारवेल के बारे में मैंने आपको उस समय भी पढ़ाया जब महापद्मनंद नंद वंश की का पढ़ाया था। तो जो उन्होंने जब कलिंग पे आक्रमण किया था तो वहाँ की ही जो हाथी गुफा अभिलेख है उससे ही एक चीज मिलती है कि जो महापद्मनंद है जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया था तो वो जैन धर्म का अनुयायी था, तो वो वहाँ से जिनसेन की मूर्ति जो है उठा करके मगध ले जाते हैं और वहाँ पर स्थापित कर देते हैं। तो इस समय क्या होता है कि जो ये खारवेल थे इन्होंने दोबारा से मगध पर आक्रमण किया। अब स्थिति कुछ अलग है, पहले मगध ने आक्रमण किया था, अब कलिंग के राजा खारवेल ने आक्रमण किया मगध पर। और जो वो महापद्मनंद जो जिनसेन की मूर्ति लेकर गया था उसको वो वापस जो है दोबारा से कलिंग ले आते हैं। तो बस यही है, इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बस यही है। बाकी जो अब विदेशी शासक हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसको तब तक अच्छे से रिवाइज करिए, इसके एमसीक्यूज बनाइए, जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं जो पेपर्स में आए हैं, पिछले पेपर्स देखिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि मौर्योत्तर काल के विदेशी शासक होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।